बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं जवाद फैज़ी। इस प्रोग्राम के होस्ट और हमारे दोस्त शहजाद रज़ा साहब नासाज़ी तबीयत की वजह से आज नहीं आ सके, तो उनकी जगह ये ज़िम्मेदारी मुझे निभाना पड़ रही है। नाज़रीन, IMF के हवाले से बहुत सारी बातें हमने देखी और हर शर्त भी मान ली, फिर कहते हैं नहीं मैं ना मनसा, और करो। क्यों करो, कैसे करो, सब कुछ ही कर दो, फिर होगा क्या मज़ीद दलदल में भी फंसते चले जाएं और फिर हाथ भी कुछ ना आए और शराइत भी ऐसी कड़ी, ऐसी सख्त। इस मौका पर चीन ने, ब्रदर मुल्क चीन ने जिस तरह पाकिस्तान का साथ दिया, जिस तरह वो दामे दरमे सुखने पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उस पर यकीनन हमें उनका मशकूर भी होना चाहिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो चीन जिसको हमने सबसे पहले तस्लीम किया और वो फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया पे राज करने लगा और चलने लगा, वन बेल्ट वन रोड और बहुत सारी चीज़ें, हम कहाँ रह गए, हम कहाँ खो गए, हम कहाँ रुक गए, हम कहाँ रोक लिए गए। ये सारी चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है और इस रियासत को आगे बढ़ाने के हवाले से हमें अपने फ़राइज़ अदा करना होंगे और हर एक को करना होंगे, इनफरादी सतह पे भी, इज्तिमाई सतह पे भी। इसी तरह अगर देखा जाए तो चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो मंसूबा जो नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ और फिर सर्द खाने में डाल दिया गया, उस पर मज़ीद बेहतर अंदाज में पेशरफ्त हुई है। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यहाँ तक कहा कि चीनी कंपनी ने मंसूबे की मजमूई लागत में 30 अरब रुपए की रायत भी दी है। हमें यकीनन मशकूर व ममनून होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिर में फिर बात करेंगे कि दहशत गर्दी का नासूर अफरीत जिसे हमने जड़ से उखाड़ फेंका था और फिर बैरूनी और कुछ अंदरूनी शख्सियात, अफराद और वो गिरोहों ने फिर से दहशत गर्दों को एक हवा का झोंका दिया तो उन्होंने सर उठाया, लेकिन हमारी फोर्सेस ने फिर से जो हमेशा से अज़्म कर रखा है उस पर फिर से उन्होंने नारा बुलंद किया कि अब नहीं छोड़ेंगे। इस पे भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान नून के मरकज़ी रहनुमा जनाब अब्बास खान आफरीदी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सदर नेशनल प्रेस क्लब जनाब अनवर रज़ा, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और स्काइप पे हमारे साथ हैं सूबाई वज़ीर जंगलात सिंध और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब तैमूर तालपुर, बहुत शुक्रिया तालपुर साहब आपके वक्त का भी। अब्बास खान आफरीदी साहब, मुआशी तौर पर हमें बहुत अभी आगे जाना है, मुश्किलात हैं, लेकिन जिस तरह चीन हमारे साथ खड़ा है इस पे खुश तो होना चाहिए, लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि चीन ने हमेशा सख्ती में साथ दिया, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने सारी ज़िंदगी 70-72 साल में जिन पॉलिसी को अपनाया जिसकी वजह से स्टेट को नुकसान हुआ, और जब तक हम एक क्लियर पॉलिसी पे नहीं चलेंगे, चीन के साथ भी, रशिया के साथ भी, बाकी मुल्कों के साथ भी, तो दो किश्तियों में सफ़र होता नहीं है। हमें भी अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। हर वक्त हमारा साथ देने का मतलब ये नहीं है कि हम खाली उनको मजबूरी में इस्तेमाल करें। चाहिए तो ये है कि जब वो एक हाथ आगे कर रहे हैं, हम दोनों हाथों से उनके साथ आगे होके और इस निज़ाम को आगे मजबूत तरीके से ले जाएं। आपने देखा कि आपके बॉर्डर के ट्रेड रुक गया था पिछले अदवार में, दोबारा अभी स्टार्ट हो गया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट CPEC के रुके थे, दोबारा स्टार्ट हो गए। आज आपने जिक्र किया न्यूक्लियर का, दोबारा स्टार्ट हो गया। इस तरह बहुत से वो प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती स्टेट की, ये इंडिविजुअल्स की नहीं होती। स्टेट का मतलब ये है कि आप वो पॉलिसी जो किसी मुल्कों के साथ करें उसका तसलसल होना चाहिए। और अगर एक वज़ीर आज़म जाए या दूसरा आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी दुनिया का एतमाद आप पे बहाल होगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है ना, रियासत की होती है, बेसिकली वो रियासत की पॉलिसी, वो रियासत की पॉलिसीज़ हैं, वो रियासत ने चलना है। तो रियासत के साथ एतमाद तभी बहाल होता है कि उनको समझ आए कि हमें आने वाले वक्त में भी रियासत इन पॉलिसियों से नहीं है। हमारा मेन इशू जो है, हमारी मेन क्राइसिस जो है वो ये है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है वो रियासत की पॉलिसीज़ जो है उसको चेंज कर देती है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मुल्कों का हम पर वो इतेमाद नहीं है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चाइना ने हमेशा इतेमाद किए और हमें भी अभी से इतेमाद पे पूरा उतरना चाहिए। मैं ग्राउंड पूरा कर लूँ, आप वाइब्रेशन भी ख़त्म कर दें, मोबाइल की लाइव जा रहे हैं। अनवर रज़ा साहब, जिस तरह अब्बास खान आफरीदी साहब ये कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होनी चाहिए, वो रियासत की होनी चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं CPEC, मैं खुद आपको पता है सबसे ज़्यादा जगहों पर गया, लेकिन मेहनत की, दिखाने की कोशिश की,
मशवरे लिए दिए और फिर कहा कि हमें कैसे कैसे इसको अच्छा बेहतर भी बनाना है, लेकिन एक हुकूमत आती है वो सर्द खाने में डाल देती है, मुल्क भी नाराज़, जिन्होंने हमेशा साथ दिया और जहाँ से वर्ल्ड कप लेके आए थे वो भी नाराज़। एक ही है। फैज़ल साहब बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात यह है कि हमारी रियासत कमज़ोर है और हुकूमतें मजबूत होती रही हैं, और जब भी कोई ना कोई किसी की भी जमात की गवर्नमेंट आती रही है तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया और जो रियासत के काम थे उनको इग्नोर किया। उसका नुकसान क्या हुआ कि आप माशी तौर पर, माशरती तौर पर और तबाही की तरफ बढ़े, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं थी आपकी। आपने केस टू केस अमेरिका के साथ जो है डील किया, आपने अपने लॉन्ग टर्म दोस्त नहीं बनाए। चाइना ने हमेशा मुश्किल वक्त में आपका साथ ज़रूर दिया। अब आप देखिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अब भी जो अमेरिकी मुदाखलत है वो हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, चूँकि हम एक सॉवरन कंट्री हैं, खुद मुख्तार मुल्क हैं। अब जो नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, अगर अनवर रज़ा साहब, अगर दस्ते नगर रहेंगे, अगर हमेशा हमने मांगना ही है तो फिर वो भी शायद तो मनवाएंगे ना। आपको याद होगा, अब कहते हैं मरने वाले के पीछे बात नहीं करनी चाहिए, कि कॉन्डोलीज़ा राइस ने अपनी एक बुक में लिखा था कि हमें ये तवक्को थी कि जनरल मुशर्रफ हमसे बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे। आपको याद है, लेकिन मुशर्रफ साहब ने सिर्फ 1 से 2 कोई उनसे डिमांड की, जो एक पूरी। उनका ख्याल ये था कि आपने 7 से 8 डिमांड्स करनी है और उसमें से उन्होंने पूरी भी करनी है, ये उनकी अपना ख्याल था। आपको याद होगा। लेकिन जब हमारे हुक्मरान बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते, और अमेरिका की जो जंग थी, बिल्कुल पाकिस्तानी जो फौज थी, आप देखिए उन्होंने शोहदा ने 70,000 से ज़्यादा शोहदा ने कुर्बानी दी। इकॉनमी अगर आप देखें हमारी तबाह हुई, हमारे रोड्स तबाह हुए, लेकिन उसके नतीजे में हमने क्या गेन किया? हमने सिर्फ केस टू केस अपना जो इंटरेस्ट थे उसको वाच किया, हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की तरफ नहीं गए। जो भी हुकूमत आई उसने अपनी पॉलिसी बनाई। आपको याद होगा, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, चूँकि मुल्क अभी बड़े नाजुक दौर से हकीकी मायनों में गुजरा है, कि सी पैक पिछले दौर में बिल्कुल बंद था। आप मुझे बताइए, ये रियासत का प्रोजेक्ट है ना, इसको चलना चाहिए था। कोई भी गवर्नमेंट होती, किसी भी जमात की हुकूमत होती। अब मैं समझता हूँ जो हुकूमत है, अब निगरान सेटअप आएगा, इंतखाबात होने हैं, आगे मुस्तकबिल में क्या होना है, हमें अब अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पर जोर देने की ज़रूरत है। मैं बताऊँ, जो नया आपका इत्तेहाद बनने जा रहा है सेंट्रल एशिया में, पावर शिफ्टिंग का मरहला है, आपको अब उसमें अपने मुल्क का एक बेहतर रोल लेना है। उससे आपको इकोनॉमिकली भी बेहतर करना है अपने आप को, इस कंट्री को, इस मुल्क को, और आपके जो माशी और माशरती हालात हैं उनको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और अब पाकिस्तान के पास मैं समझता हूँ ये एक गोल्डन चांस है, इसको अवेल करने की ज़रूरत है। तैमूर तालपुर साहब, यकीनन नया ब्लॉक बन रहा है, उसमें हमारी मरकज़ी हैसियत होनी चाहिए, ख़ुद ही बनवानी है ना। लेकिन ये भी नहीं है कि हम अगर चीन और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं, उनके वज़रा मिल सकते हैं, मीटिंग्स हो सकती हैं, तो हमने अमेरिकन और यूरोपियन मंडियाँ तो नहीं खाली छोड़नी ना, उसमें भी जाना है। लेकिन ये सारी सूरत हाल में हमें खुद क्या करना चाहिए? हर जमात की हुकूमत मरकज़ में भी रह चुकी है, सूबों में भी रह चुकी है, लेकिन क्यों हम इस तरह खड़े हैं? वजह क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बिल्कुल आपसे भी करता हूँ कि जिस तरह से चीन ने हमारा साथ दिया है और दे रहा है, वो उसमें कोई शक शुबा नहीं है। शायद ही कोई मुल्क इस तरह से हमारी मदद कर, पर उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो मदद हमारे दूसरे बराबरी मुल्कों ने, खसूसन सऊदी अरेबिया और कतर ने की है, उसका भी हमें जरूर नाम देना चाहिए। उन्होंने भी अपने हिसाब से काफी हमारी मदद। देखिए, जब तक हमारी आपकी जो पॉलिसी है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वो पॉलिसी हुकूमत पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। आप बाकी डेवलप्ड नेशंस की तरह जो पॉलिसीज होती हैं वो 20 साल, 25 साल, 12 साल, हमें भी कम से कम ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो सस्टेन करे। हुकूमत पीपल्स पार्टी को हो, नून लीग की हो या और की हो, वो पॉलिसी उस हुकूमत के ऊपर होनी चाहिए। गवर्नेंस हुकूमत का काम है, पॉलिसी मुल्क की डिफरेंट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन तालपुर साहब, ये जो माजी में हो गया कि सी पैक था तो उसमें सारी जमातें मुत्तफिक थीं, मुत्तहिद थीं, और जब प्रेसिडेंट ने आना था चाइना के, तब भी हमने ये देखा कि यहाँ पे धरने थे, कब्रें खोदी हुई थी, कफन लहराए जा रहे थे। फिर जब ये मुआहदा हो गया, चल पड़ा, उसके बाद फिर हुकूमत बदलती है तो फिर वो सर्द खाने में चला जाता है, और फिर उस पर इंटरनेशनली वो बातें कही गई जिस पे अखबारी तराशे दिखा के ये कहा गया, देखें जी इसमें ये मुलव्वस हैं और इस तरह के किक बैक्स हैं। तो ये इस पर तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तालपुर साहब? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है।
जिस तरह से IMF अभी तो बड़ी ज्यादती करे, मैं बिला झिझक कहूंगा, सब अपनी शर्तें हमसे पूरी करवा के हर बात से हम उससे एग्री कर गए। हमने बड़े बड़े फैसले किए, ऐसी चीजों की कीमतें बढ़ाई गई जो नहीं बढ़ानी चाहिए, पर हमने उनके कहने पर भी सकते। और उसके बाद भी अगर IMF इस तरह से एक्ट कर रहा है तो बड़ी इमेच्योर हरकत है IMF की तरफ से। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से इस पिछले न्याजी ने जो आके उल्टी सीधी कमिटमेंट्स की, डील बनाई, पेपर साइन किया और आखिर में IMF को छोड़ के खुद आकर कह दिया। तो मुल्क जो है ना, मुल्क और हुकूमतें, रियासत इस तरह से इमेच्योर एक्ट नहीं कर सकती। वन ऑफ द रीजन जो आज IMF हमसे बैकआउट कर रहा है इज द मिसट्रस्ट दैट वाज गिवन टू अस बाय इमरान नियाज़ी बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसी। सियासतदान तो वो था नहीं, तो दिन में एक बात करता था, रात में दूसरे दिन पॉलिसी चेंज होती थी। तो हमारी अपनी भी गलतियां हैं और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, जिनने ये गलतियां की हैं उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई आए तो ये ना सोचे कि वो ठीक ठाक जैसे प्रोजेक्ट खराब कर दे, IMF के साथ मिस कमिटमेंट कर दे, बस भी टेक्निकली। यस, अब्बास खान आफरीदी साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में माशी बहाली के हवाले से आला सतही इजलास हुआ और स्पेशल इन्वेस्टमेंट कौंसिल बनाने का फ़ैसला हुआ। अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा, माशी बहाली से मुतल्लिक़ जो माहिरीन थे वो शरीक थे। ये तो होता रहना चाहिए। इतनी हमारी आबादी है लेकिन हम नौजवानों को हुनर नहीं सिखाते। एक हुजूम बना दिया हमने, फिर वो सारे कश्तियों में बैठ के भागने की कोशिश करते हैं। स्कूल कॉलेज लेवल पे इस तरफ हमें ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए? देखिए, एक तो हमें एज अ स्टेट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए कि जितनी शहादतें हुई ये हम पूरी कौम की वजह से हुई। अगर मैं आपको ताज्जुब होगा और आप हैरान भी होंगे, मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की है, अफ़गानिस्तान आपका नेबर है, ईरान आपका नेबर है, आपका 1 रुपया ईरान का 150 रुपये है। अफ़गानिस्तान जिसमें अभी गवर्नमेंट आई है जिसको दुनिया ने माना नहीं है, आप अफ़गानिस्तान से मैं ट्रेड करता हूँ, बॉर्डर पे गाड़ी आती है, हम 1 रुपये का रिश्वत नहीं देते। और जब हम पाकिस्तान में आते हैं तो पेशावर तक 30,000 रुपये का रिश्वत देते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम ईरान से आते हैं तो हम 1 रुपये की रिश्वत नहीं देते, बुरा माना जाता है दोनों मुल्कों में। लेकिन जब पाकिस्तान में आते हैं इसको फ़र्ज समझा जाता है, ये देना लाजिम होता है एक जेन्युइन बिजनेस करने के लिए भी। तो अगर एक माशरे में आप नाजायज़ को जायज़ और जायज़ को नाजायज़ करने लगे तो ये जो लोग आजकल रोज़गार कर रहे हैं, हम बहुत मजबूत है उन लोगों से, दोनों मुल्कों से, हमारी इकॉनमी, हमारी प्राइसेस, हमारा निज़ाम, हमारा सब। लेकिन जिस तरफ हम जा रहे हैं बहुत ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक इसलिए कि आपने आज बात की कि इकॉनमी, हमने इकॉनमी 50 साल हमने वॉर लड़ी, रशिया की और अमेरिकन की जंग लड़ी अफ़गानिस्तान में, हम डॉलर खाते रहे, हमने काम नहीं किया एज अ नेशन। उसके बाद ये जो भी हालात आए, हम एज अ नेशन काम किया ही नहीं। अभी कौम को समझना चाहिए कि हमने काम करना है। और काम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब ये नहीं होता कि मैं काम करूं अपनी बीवी बच्चों को पालूं, ये काम नहीं है। काम होता है नेशन के लिए किया जाता है, नेशन के लिए। आज तक कोई यही नहीं समझा कि काम किस चीज़ को कहते हैं। काम जब कौमें करती हैं वो अपनी नेशन को आगे ले जाने के लिए करती, खाली अपनी फैमिली बीवी बच्चों के लिए काम को काम नहीं कहा जाता कि उसकी ज़रूरियात आप पूरे करें, उसके लिए तनख्वाह करें या उसके लिए कोई बिजनेस करें या उनको बाहर घुमाने के लिए ले जाए। तो जब कौमें होती हैं, अब जब अभी ईरान को देखे सारी दुनिया के साथ जब उन्होंने मुकाबला किया, आज ईरान के साथ हर एक चीज़ अपनी है, हर एक चीज़, और उन्होंने कौम भी बनाई है। आज तक पूरे ईरान शहर में मैंने किसी को खैरात मांगते नहीं देखा। जिसका 1 रुपये और 150 रुपये अगर गुर्बत है तो उधर होनी चाहिए। हम जो है एज अ कौम, एज अ नेशन अपनी कौम को बना नहीं सके। हमें अभी सीरियस होना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, ब्लेम गेम से निकलना पड़ेगा, अपने हर एक को अपनी गलती का एहसास करना पड़ेगा कि इस कौम को आगे ले जाने के लिए लीडरशिप को सख्त फैसले करने पड़ेंगे। आज भी आप इस मुल्क में ऐसे ऐसे कानून जो आपके मौजूद है, आप उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। आप 35,000 लोग सालाना आपके एक्सीडेंट से मरते हैं एक्सल लोड की वजह से। 35,000 लोग ऑफिशियल। और आपका जब कोरोना था, मैं कहूँगा कि सरमाएदारों की बीमारी, तो आप सुबह शाम टीवी बंद, स्कूल बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, बाजार बंद, फलाना बंद, 2 साल आपने सब कुछ बंद किया। उसमें सालाना 35,000 लोग नहीं मरे थे। और ये सालाना 35,000 लोग थे। और आपको पता है
आपको बड़ा इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा तो स्टेट का आता ही ऐसे एक्सीडेंट्स पे। नहीं, अगर आपको मैं ताज्जुब की बात बताऊं, जी, दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें ये वायलेशन होती है। अफगानिस्तान में नहीं होती, ईरान में नहीं होती, सोमालिया में नहीं होती, इथियोपिया में नहीं होती, इंडिया में नहीं होती, पाकिस्तान में होती है। आपका बार बार आप लोग कहते हैं फौज का बजट सारा ले जाते, फौज का बजट था इस बजट से पहले 1200 अरब, आपकी बिजली चोरी होती 700 अरब की, और आपके एक्सेल लोड की वजह से आपके 800 अरब का नुकसान होता है। ठीक है, तो फौज के बजट से तो ये दो चीजें, बाकी करप्शन, बाकी ऐसे यस, अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ दो चीजों पे आप बात मतलब दो में ही आपके फौज का बजट पूरा हो गया। तो आप इस मुल्क को अगर चलाएं तो ये मजबूत मुल्क है, नौजवान है, ये इसमें ये बेरोजगारी खत्म हो सकती है, लोगों की तनख्वाहें बढ़ सकती है, आप IMF से आपकी जान छूट सकती है, लेकिन हमें काम करना पड़ेगा। अनवर रजा साहब, अभी आप 10 रोज़ा दौरे के बाद आए हैं ईरान के, और जिस तरह अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि ना वहाँ मांगने वाला है, बल्कि वहाँ तो लोग देने वाले होते हैं। ज़ियारात पे भी चले जाएं, जिधर भी चले जाएं, तो लोग दे रहे होते हैं। और सारे हमें हुनरमंद बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अब देख लें, हम मीडिया ही में देख लें कि डिग्रीज़ पे डिग्रीज़, ठीक है, और उसके बाद सरकारी नौकरी चाहिए, या जो मीडिया का हाल है इस तरफ डालने की बजाय क्यों नहीं हम करते छोटे यूनिट्स बने। और फिर आपका तो बहुत गहरा मुशाहिदा है कि रियल एस्टेट का कारोबार हम किए जा रहे हैं, जिसमें ना बंदों का रोज़गार है, प्लाट की कीमत अगले साल इतनी हो जाएगी और उसी में फंस के रह गए हैं। लोगों के लिए भी तो मौके होने चाहिए ना। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने अपने नेबर कंट्रीज से सीखना है। मैंने ईरान में जब विज़िट किया, देखा, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, उन्होंने एक नेशन के तौर परफॉर्म किया है। वहाँ पर 98% मेडिसिन जो है वो खुद उसको प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, वहाँ की जो इनोवेशन है, हमने उसका विज़िट किया, हमने एग्जीबिशंस देखी, वहाँ पे कोई मांगने वाला नहीं। उनका कल्चर इतना रिच है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वहाँ पर इतनी चीज़ें सस्ती हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इतनी सैंक्शंस के बावजूद वो एक कौम के तौर पर उन्होंने ख़ुद को उभारा और पूरी अमेरिका जैसी ताकत के साथ उन्होंने लड़ाई ली। क्या था कि उन्होंने कौम के तौर पर काम किया। बिल्कुल वहाँ पर मांगने वाला कोई नहीं है, वहाँ पर आपका कल्चर उनका इतना रिच है, उसके अलावा उनको कोई ये नहीं है, और ना ही उनमें ये वो पाया जाता है कि उन्हें इंग्लिश बोलनी है। वो पर्शियन होने पर बड़ा फख्र महसूस करते हैं। इंग्लिश सीखते ज़रूर है, बोलते हैं, वो डॉक्टर्स भी बना रहे हैं। आप देखिए उनकी एग्रीकल्चर पे जो उन्होंने इनोवेशंस की हैं, मैं हैरान हो गया देख के। हमने उनके मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया, उनके जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ मीटिंग की, मैं हैरान हुआ। एक मिलाद टावर है 435 मीटर, स्टेट ऑफ द आर्ट लैंडमार्क बिल्डिंग थी वो उन्होंने खुद तैयार की। उनके रोड्स देखें, उनके आप हर चीज़ ऑर्गेनिक, उनका फूड देखें। उससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में, लेकिन हम एज ए नेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हमें एक कौम के तौर पर सोचना होगा, हमें एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है कि जो हमें गाइड करे और कौम के तौर पर साथ लेकर चले। हम लीडरलेस कौम है माजरत के साथ। यहाँ पर जो भी आती है पार्टी, वो अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए आती है। एज ए नेशन बहुत कम सोचा जाता है। असल इज्तिमाइयत की तरफ नहीं। मैं तालपुर साहब से थोड़ा सा वक्त लेना चाह रहा हूँ, फिर उन्होंने जाना है। तो तालपुर साहब, ये जो बातें हो रही हैं कि नेबर कंट्रीज़ के अंदर तो ना मांगते हैं ना मांगने वाले हैं, और हमारी मशहूरी ये हो गई है, वो जिस तरह शहबाज साहब कह रहे थे कि कहते कुछ नहीं है लेकिन घबराए होते हैं कि मांगी ना लें और मांगी ना लें। ये कब तक रहेगा? कब तक? ये हर जमात के, आपकी भी जमात के मैनिफेस्टो में है, सब कुछ है। और बीबी शहीद के दौर से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अमल क्यों रुक जाता है? ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अगर शुरुआत करें हुकूमत से, तो हुकूमत बेकारी। अगर आपने हुकूमत के नीचे आदमी, तो आदमी बेकारी। तो एज ए नेशन हमने बहुत हर्ट किया है अपनी रेपुटेशन को। ये जमाने से, आज से 50 साल पहले क्या मुल्क था, क्या इज्जत थी, कहाँ से सब गिरना शुरू हुआ, कहाँ से खराबियां आई, सब आपके मेरे सामने है। और हमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी आज भी है हुकूमत पाकिस्तान की कि हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। हमारी सिंपल, स्ट्रेट, लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। तो हम इस पे काम कर रहे हैं। सदर जरदारी का भी इस पे इंटरेस्ट है, शहबाज शरीफ साहब भी इस बात पर एक पेज पे हैं। तो आई एम होपफुल। आपने देखा है अब कुछ ना कुछ तो स्टेबिलिटी जरूर आई। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो जितना टाइम मैं समझता हूँ हमने ज़यान किया है, अब हमारे पास वक्त नहीं है सोचने के लिए, काम करने का टाइम है। तो उम्मीद रखता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, फ्यूचर लीडरशिप ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी से, कि वो इंशाअल्लाह ताला एक
चीज़ों को बेहतर करेंगे और हमारे मुल्क को वापस अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। ना ही इसमें बेकारी होनी चाहिए और ना ही हम लोग से बेकारी होनी। मुझे तालपुर साहब ये भी फरमाइएगा, मैंने जो पहले भी अर्ज़ किया, मैं दोबारा पूछने की ये जसारत कर रहा हूँ कि हम स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे जब यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा बच्ची निकले तो क्या उन्हें बस सिर्फ यही हो कि मैं जाके एंकर ही लगना है? ये इसकी बजाय उन्हें ये नहीं होना चाहिए कि यार ये कारोबार भी सोचा जा सकता है, उस हवाले से भी हमें प्लानिंग की जा सकती है? सबसे पहले तो हमें जो है ना एक्शन आउटराइट निकालने के लिए, उसकी रूट्स खत्म करने के लिए आपको ये जो करप्शन शुरुआत होती है ना, ये हमारे स्कूल से होती है। जब बच्चे पढ़ाई की बजाय जो है चीटिंग कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो ये कॉपी कल्चर खत्म करना है ताकि वाकई वो नॉलेज और वो एक्सीलेंस हमारे स्टूडेंट्स में हो। और आप देखें चीन को, हमारी नेबर कंट्री है, उस मुल्क में बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही वो हुकूमत डिसाइड करती है इस दिल से, उस बच्चे की समझ से, उसके पेरेंट्स के काम और कारोबार से कि वो किस चीज में बेहतर होगा, वहीं से उसको उस फील्ड में डाल दिया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आउटसाइड नीचे लेवल से शुरू करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि बाकी करें। अच्छा जी तालपुर साहब, आप जाने से पहले ये भी पूछ लूँ कि आइंदा इंतखाबी माहौल क्या देख रहे हैं, और कोई इत्तेहाद देख रहे हैं या इलेक्शन अपना अपना? मैं समझता हूँ अब दो ही बड़ी जमातें रह गई हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक मुस्लिम लीग नून। जो आपकी नई जमात उभर के आई है एस्टैब्लिशमेंट के नाम से, तो मैं समझता हूँ वो रोल नहीं प्ले कर सकेगी जो समझ रहे हैं कि उसे करना चाहिए। तो ये दो पार्टीज हैं जो हमारे सदर जरदारी की सोच थी, जो उनका विजन था वो यही था कि भाई अगर हमें पाकिस्तान को बेहतर करना है, अगर हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है, तो हम सबको एक पेज पर ही रहना पड़ेगा। और उसमें कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब जो है मुकायमत के बादशाह हैं, उनका शौक भी यही है कि सब साफ काम करें। और कभी कभी हम देखते हैं तलखी आ जाती है, कभी कोई नून लीग की तरफ से कोई ऐसी बात कर लेता है, कभी कुछ पार्टी वाला कोई ऐसी बात कर लेता है, जिसके मैं समझता हूँ दोनों लीडरशिप ने अपनी अपनी पार्टीज को हिदायत की है। तो इन चीजों से ये लगता है कि आगे जाके मुकायमत रहेगी। इलेक्शन में नहीं जानता कि वन पेज पे होगी, सीट एडजस्टमेंट होगी या फिर सियासत के मैदान में उभरेंगे। पर मुझे ये पता है कि मुकायमत में ही फायदा है और हमारी पॉलिसी भी मुकाम। ये तो इंशाल्लाह पता, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी मुकायमत होगी। ये दुआओं के इलेक्शन के टाइम भी मुकाम। यकीनन इख्तलाफ राय होता है, लेकिन उस सतह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ से वापसी ना हो। बहुत शुक्रिया तालपुर साहब आपके वक्त का। अब्बास आफरीदी साहब, यही मैं सवाल आपसे भी कि हमने देखा माजी में तंज, तनकीद, नश्तर, तलवार कर लो, तीर चला लो, ये सब कुछ हमने देखा, शेर दाड़ेगा। लेकिन फिर मिसाक जमहूरियत हुआ, उसमें देखा कि मोहतरमा और मियाँ साहब एक टेबल पे बैठते हैं। तब भी इख्तलाफात तो थे, लेकिन उसके बाद तो जो हमने ज़बान बयान देखा, और ये नस्ल जो देख देख के बड़ी हुई है इतने बरस में, इनको भी वापस लाना तहज़ीब के दायरे में कितना आसान, कितना मुश्किल है। और दोबारा से तो वो सिलसिला ये बद तो नहीं शुरू होगा कि पालो लम्हे और ये कर लो और वो कर लो। सच बहुत तल्ख है और बोलना पड़ता है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो आने वाला पाकिस्तान जो है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने जनरेशन को कभी सच दिखाया भी नहीं और पढ़ाया भी नहीं। अगर हम हिस्ट्री के मुताबिक अपने पाकिस्तान की एक लीडरशिप के बारे में, होने वाले वाक़यात के बारे में अगर आप आज किसी बच्चे से पूछें जो मैट्रिक या FA कर रहा हो और उसको 30 साल 35 साल की एक सियासी हिस्ट्री या और हिस्ट्री से हुआ, तो आपने उनको नहीं पढ़ाई है अपने बुक्स में, आप उनको नहीं पढ़ा रहे हैं, आप उनको सच नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप सच नहीं दिखाएंगे वो क्या सीखेंगे? वो आज की तरह आपके साथ चलते रहेंगे, जो आज वो देखेंगे उसी में से बेहतर और गलत उल्टी का फैसला करेंगे। इतनी उनकी सोच है, क्योंकि आपने उनको बताया ही नहीं है, बचपन से आज तक बताया ही नहीं। दूसरा, अगर मैं एक चीज़ बताऊं कि इस मुल्क में कभी आती है पीपल्स पार्टी, कभी आती है नून लीग, कभी PTI, कभी इस्टेब्लिशमेंट, मार्शाल्लाह लग जाता है।
लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं बार बार, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी सोच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस मुल्क में एक बिजनेस कम्युनिटी है जिनकी पहले 2 फैक्ट्रियां थी, 3 थी, 5 थी, 10 थी, 15 थी, 20 थी, 25 थी। अभी दुनिया में उनके 2000, 3000, 4000 फैक्ट्रियां, उनके अपने गोल्फ क्लब्स हैं, अपने जहाज है। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन और उनके सारी दुनिया में वेलाज है। जो भी गवर्नमेंट आती है, अगर वो मार्शल्ला आती है, नून लीग आती है, पीपल्स पार्टी आती है या पीटीआई, ये सारी जो है ये लोग उनको हाईजैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज बनती है आवाम के लिए बनती, उनके बजाय इनके लिए बनती। कर्जे इनके माफ होते हैं, सब्सिडियां इनको मिल रही होती है, पूरे मुल्क का सारा निज़ाम इनके लिए मूव कर रहा होता है। और उसकी वजह से जो पूरा पाकिस्तान है वो उस पॉलिसियों से, उस सोच से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि आपने नाराज नहीं होना, टीवी चैनल भी इनके हैं। मैंने क्यों नाराज होना? अच्छा, खुल के बात करें। टीवी चैनल भी इनके हैं, बल्कि लैंड माफिया भी इनकी है। अभी मलक रियाज का नाम लो तो म्यूट हो जाता है चैनलों पे, नाम लो तो म्यूट हो जाता है। आप सोचें कितना, उसकी वजह से कई म्यूट हो जाते हैं। वही तो कह रहा हूं, सारे म्यूट हो जाते हैं। तो अगर एक इसी तरह जितने भी मुल्क में इस वक्त, आपको पता है पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि हर बिजनेस का कार्टेल बना हुआ है, हर जगह में इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। बजट में कुछ चढ़े ना चढ़े, इन्होंने चढ़ाना है बजट के नाम के साथ, सारा कार्टेलाइजेशन बना हुआ है। तो दुनिया में कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो कार्टेल्स की वजह से चल रहा हो, जो अपनी मोनोपोली की वजह से चले, अपनी प्राइसिंग की वजह से चल रहा हो। पाकिस्तान में ना कानून है। देखो हमारी गवर्नमेंट है, मैं यही कहता हूं कि ये वक्त आ गया है कि हम जो है पॉलिसी कौम के लिए बनाए, और हर गवर्नमेंट जो आए, बिल्कुल इनका एक ही एजेंडा होता है। इस सरमाएदारों की जो बात होती है कि हम लोगों को रोजगार देते हैं, हम मुल्क को टैक्स देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप रोजगार भी देते, आप टैक्स भी देते, लेकिन ऐसी पॉलिसी जिससे लोगों का रोजगार खत्म हो, जिससे छोटा बिजनेसमैन खत्म हो, जिससे छोटा कारोबारी खत्म हो, तो आप रोजगार दे नहीं रहे हैं। आप एक तरफ 10,000 रोजगार दे रहे हैं और 10 लाख को बेरोजगार कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि जब तक हम अपने मुल्क में चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, हमारी चीज के ऊपर नजर नहीं रखेंगे, बजट जो है लोगों के लिए नहीं बनाएंगे, मखसूस तबके के लिए बनाते रहेंगे, तो इस पाकिस्तान ने जो है जगह पे नहीं है। दौलत बहुत है इधर, आप हैरान हो जाएंगे। मैं पूरी कौम को इन मायूसी से एक खुशखबरी इतनी बड़ी सुनाऊंगा प्लीज, कि एग्जैक्ट 3 महीने में KPK में जो एक्सप्लोरेशन हम गैस और पेट्रोल में हमारी थी वो 22% थी पूरे पाकिस्तान की। 3 महीने में वो 44% पे पहुंच जाएगी। ओके, ठीक है, 44%। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क में है क्या नहीं। इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन, ज़रात आपके पास, मादनियात आपके पास, रॉ मटेरियल आपके पास, जो यंग यूथ आपके पास, जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या नहीं है सिवाय ये नहीं है कि विल नहीं है। एक मखसूस 100 आदमियों से आपने मुंह फेरना है और उनके कहने पे मुल्क को नहीं चला, करोड़ की तरफ ध्यान करना, बस 100 से हटा के 25 की तरफ ध्यान। हाँ। अनवर रजा साहब, अभी कहा कि नाराज नहीं होना हमने। ये जो चक्कर चल पड़ा है कि उसकी सोसाइटी है तो टीवी चैनल खोल लेते हैं, उसका कारोबार है तो टीवी चैनल, और जिनके चैनल्स थे सिर्फ जिनकी साफत काम, बिजनेस बहुत फैल चुके हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, आप टीवी चैनल लॉन्च इसलिए करते हैं कि अदर देन जो आपके बिजनेस हैं आप उनको प्रोटेक्ट कर सकें। हमारी रियासत और हमारे कवानीन इतने कमज़ोर हैं कि जो इस तरह के माफियाज हैं, कार्टेल्स बने हुए हैं, ये मुनवरिंग करते हैं, ये अपने उन बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया का सहारा लेते हैं। बदकिस्मती से अब वो जर्नलिज्म नहीं रही। आपने देखा ना तो वो इबादत रही ना वो पेशा, अब तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। और इस बिजनेस के साथ साथ आपने हुकूमतों को ब्लैकमेल भी करना होता है, आपने अपने टैक्स जो हैं वो माफ़ करवाने होते हैं, आपने अदर देन बहुत सारे जो हिडन बेनिफिट्स हैं वो हासिल करने होते हैं। इसलिए आप टीवी चैनल खोलते हैं, पहली वजह। और दूसरी वजह ये कि आपके जो बहुत सारा बिजनेस हैं आपने उनको भी प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे आपने जिक्र किया लैंड माफियाज का, वो देखिए आप इतनी ज़मीन नहीं जितनी आप फाइल्स बेच चुके होते हैं, गरीब लोगों से पैसे ले चुके होते हैं। अब आप जब नैब FIR पर हाथ डालेगी तो आप कहेंगे कि मैं तो एक मीडिया हाउस का मालिक हूं, तो कैसे जो आपके नीचे काम कर रहे होंगे रिपोर्टर्स, आप उनको आगे करेंगे, आप नैब देखिए, आप FIR देखिए और इस मेरे मामले को रोकिए। लेकिन और फिर जो हमारे इदारे हैं वो भी किसी मीडिया ऑनर पर हाथ डालने से डरते हैं।
ये हकीकत है। हाँ। क्योंकि माजी में अगर आपको याद होगा बहुत सारे जो मीडिया मालकान है वैसे वो मैं ये तो कहता हूँ claim जो किया जो भी करते है एक दफा हाथ ये डाल ऐसा दीजिए, मुमकिन है? देखी मुझे जाएगी। बताएं, आप मुझे बताएं, ये किताबी बातें, ख्याली बातें तो आपकी ये नहीं, मेरी वो ख्वाहिश जिस तो हो तरह सकती है। अब्बास भाई भी कह रहे हैं, नहीं, करना अब्बास साहब पड़ेगा को तो ना। पता नहीं, ये भी गवर्नमेंट में भी रहे, सेंटर भी रहे। आप मुझे बताएं, इनसे पूछ लें कि कितने ये बाख्तियार थे। आपको सियासी मसलियत का शिकार होना पड़ता है, आप ये जो निज़ाम है इस निज़ाम से बाहर नहीं जा सकते। देखें ना, अब्बास आफरीदी साहब ने एक एग्जाम्पल कोट की कि आप अफगानिस्तान और ईरान से आए, वहाँ रिश्वत को हराम समझा जाता है, वहाँ नहीं लेंगे, लेकिन जैसे आप पाकिस्तान इंटर होंगे आपको पे करना पड़ेगा अपने जायज़ बिजनेस के लिए। तो मुझे बताएं, तो ये जब इन्होंने बिजनेस करना है तो ये बिल्कुल ये पैसे पे करेंगे, अदरवाइज इनको बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा। अब जरा टॉपिक भी थोड़ा सा हम वो चलते हैं जो जिसकी वजह से हम सांस भी ले रहे हैं और महफूज भी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की हिकमत अमली है। अब देखिए ना, दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी मामला भी अब सामने आने लग गए हैं। सरबकफ महमद जो है उसकी हलाकत हुई है, जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जहरीला प्रोपेगेंडा जो है वो फैला रहे थे। इसी पे बात करने के लिए हमारे मेहमान जो स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं वो तो हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, मारूफ दिफाई तजियाकार है, मैं उन्हें वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। हमें ये हमारी फोर्सेस ने तो लड़ाई लड़नी ही है, अवामी सतह पे 9 मई के बाद जो गंद फैलाने की कोशिश की गई है उसको कैसे टैकल करेंगे लोधी साहब? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने देखा होगा कि पहले वो खबर मिली कि वो BLA का जो बंदा मारा गया ईरान में या बॉर्डर के पास कहीं, फिर उनका सरगना हमारे पास है, पकड़ा हुआ है। फिर ये TTP और जो एहरार वाले हैं उनका ये गठजोड़ था और उनका ये एक लीडर था और बहुत अहम लीडर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो मारा गया आपस की जंग, आपस की लड़ाइयों में। जब आपस की लड़ाई शुरू हो जाए इन मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक इंडिकेटर है दो बातों का। एक तो ये कि वो अपने अहदाफ में कामयाब नहीं हो रहे, और पीछे से कहीं उनके जो सौते हैं जहां से उनको चीजें मिलती हैं वो कुछ खुश्क हो रहे हैं, जिसकी वजह से कमी हो गई है वसाइल की, और उसकी बांट में फिर वो आपस में लड़ते हैं। और तीसरा बड़ा फैक्टर ये है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ इस किस्म के काम कर रही हैं जिसकी वजह से उनमें आपस में फूट पड़ती है और वो आपस में दस्तगिरबां हो जाते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि इंटेलिजेंस के जो ऑपरेटर्स हैं उनके जो तौर तरीका होता है उसका तो टीवी के ऊपर बातचीत नहीं की जा सकती। समझते हैं हमारे लोग कि भी वो जो भी काम कर रहे होंगे, लेकिन हमें नताइज से ये पता लगा लेना चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान और इंटेलिजेंस के अदारे प्रोफेशनली अपना काम इन तमाम नामुसाइद हालात के बावजूद किए जा रहे हैं। और शुक्र है कि वो प्रोपेगेंडा का बहुत एक जो समंदर था वो थम गया है, और वो जो एक झक्कड़ चल रहा था उसमें बहुत कमी आ गई है। और उसकी वजह यही है कि ये एक्सटर्नल एनिमीज और इंटरनल जो उस चीज़ को बढ़ावा देते थे वो कमजोरी का शिकार हो गए हैं। और मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह इसके नतीजे में पाकिस्तान अमन की तरफ जाएगा, और वो जो स्टेबिलिटी जिसका मरसद रात से जिक्र कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो आपस में जुड़ी हुई है, अल्लाह करे कि उसमें हम आगे बढ़े। और ये जो अभी आप इससे पहले जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिस्टम की बात करें, ये नॉन सिस्टम है, ये सिस्टम नहीं है। लेकिन ये देखें कि इस नॉन सिस्टम में भी एक ऐसा अदारा है जो अपना काम बड़ी तनदेही के साथ कर रहा है, तो उनकी इज्जत और तकरीम जो है वो हमारे ऊपर ना सिर्फ फर्ज है बल्कि हमें बढ़ाकर भी पेश करना पड़े तो करनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि जो नाअक्बत अंदेश लोग हैं उनको बात को समझ लेना चाहिए कि वो छत जो आपके ऊपर प्रोटेक्शन की आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बैरूनी और अंदरूनी हमलावरों से, उसमें अगर आप सुराख करने लग जाएंगे, उसको अगर आप कमजोर करेंगे तो आप खुद कहाँ जाएंगे भाई? फिर तो मामला बहुत बिगड़ जाएंगे। अगर जरा भी ऐसी कमजोरी, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हमारी फौज मजबूत है इंशाल्लाह और प्रोफेशनल है और वो अपना काम जारी रखेंगे। अच्छा लोधी साहब, इससे पहले एक बात हो रही थी कि कब वो वक्त आएगा कि जब करप्शन से पाक होंगे, हम गलतियों से भी सुधर जाएंगे, और कोई भी करे, हम जर्नलिज्म की बात कर रहे थे, मीडिया हाउसेस की बात कर रहे थे, मेरी ख्वाहिश अव्वलीन है ये कि वो मीडिया हो, वो जज हो, जर्नैल हो, पार्लियामेंटेरियंस हो, वो कोई भी हो, गलती पे सज़ा मिलनी चाहिए। और इस मुल्क के हवाले से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे अवाम सफ़र करें। तो ये कब तक हम देख पाएंगे? देखिए जी, मेरा अपना ख्याल, मैं अपना साफ व्यू दे सकता हूँ, और मैं इतना कोई इन चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे इतना पता है कि जब आज ये हुकूमत, ये एस्टेब्लिशमेंट और ये अदालतें कोई काम करना चाहें दिलजोई के साथ तो वो कर देती हैं। और हमने देखा है कि हमारे सामने ऐसे काम हो रहे हैं, हुए हैं, जहां पर के जब वो चाहते हैं तो कर लेते हैं।
मेरे भाई, जब भी आपकी पॉलिटिकल विल इस लेवल पर पहुंच गई कि आपने सजा देनी है उन लोगों को जो कि रिश्वत लेते हैं, रिश्वत चल देने वालों को तो आप कुछ देर के लिए बख्श दें, और जो बेईमानियां करते हैं, जो दूध में पानी मिलाते हैं, जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, अरे भाई आपने सिर्फ 2-2, 3-3 लोगों को सजाएं देनी है और करारे वाकई सजाएं देनी है, और देखें फिर क्या आलम होता है और मुल्क बिल्कुल सीधा हो जाता है। वो विल ही नहीं है मेरा। अगर मेरे मुंह में खाक, अगर वो लोग खुद ऐसी जगहों पर बैठे हों कि वो प्रोटेक्शन दें ऐसे लोगों को, तो फिर मैं और आप क्या करें भाई। अच्छा जी, वैसे मैं लोधी साहब आपसे एक सवाल करके फिर मैं सेनेटर साहब की तरफ भी जाता हूँ। ये मुझे बताइए कि आपने जैसे कह दिया कि 2-2 बंदों को भी सज़ा हो जाए तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतने मुकदमात बन गए हैं, सज़ा कोई नहीं मिल रही और बाहर से ये प्रेशर आ जाता है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। एक ही है, देखें बात यह है कि जो आपका मुल्क का इंटरेस्ट होता है ना, वो तो सुप्रीम है, और आपके ये इंटरेस्ट में है कि आप अमन अमान कायम करें अपने मुल्क में, और अपने मुल्क में बदअनवानी जो इसको खत्म करें। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपके पड़ोस में एक मुल्क है जो कि अभी अभी जिन्होंने एक किस्म की दोबारा आज़ादी हासिल की, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसा ऐसा अपना काम शुरू कर दिया और वहां पे अमन भी पैदा हो गया, सब कुछ। लोग कहते हैं जी क्या यहाँ पर तालिबानाइजेशन का कहीं खतरा तो नहीं है? तो मैं उनको कहा करता हूँ कि अगर आपकी जमहूरियत ने डिलीवर ना किया तो बिल्कुल खतरा है, और अगर आपकी जमहूरियत ने डिलीवर किया तो उनको खतरा है कि जमहूरियत उधर ना चली जाए। ये निजाम तो ऐसे चलते हैं, बॉर्डर के क्रॉस वो देखा जाता है, और चीजें दो ही हैं, इंसाफ और तालीम, और तीसरी अगर आप शामिल कर रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो होती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। क्या हम ये 3 चीजें नहीं पैदा कर सकते? ये सेनेटर साहब बैठे हुए थे, पूछे कि जी आप इंसाफ क्यों नहीं दे सकते लोगों को? एक मजदूर से लेके वजीर आजम तक ये शोर मचा मचा के कह रहे हैं कि यहाँ पर इंसाफ नहीं है, यहाँ पर। तो फिर किसने करना है इंसाफ? जो हुकूमत में बैठे हुए अगर वो कह रहे हैं यहाँ इंसाफ नहीं है, तो फिर इंसाफ किधर से आएगा? हाँ, वो कहा जाता है ना कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। ये तो वैसे ही हम देख रहे हैं। अफरीदी साहब, इंसाफ पे भी बात आ गई है। लोधी साहब कह रहे हैं जनरल साहब के मजदूर से वजीर आज़म इंसाफ के मुतलाशी हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपने अच्छा सवाल किया, जनरल साहब ने भी अच्छा सवाल किया। दुनिया में आपने कभी देखा है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं एक वकील हूँ और मेरे पास केस आता है कातिल का, और मुझे पता होता है, वो मुझे बताता है कि मैंने कत्ल किया हुआ है और ऐसे ऐसे, लेकिन आपने मुझे बरी करवानी। वो उसको कहता है मुझे 1 करोड़ रुपए फीस दे दो, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें बरी करवा दूंगा। और उसने जो है एक बच्चे को कत्ल किया, ठीक है। वकील जो है 1 करोड़ रुपए लेता है और फिर उसका केस लड़ता है, वो बड़ा वकील होता है और वो उसको बरी करा देता है। और जब बरी करा देता है, कुछ टाइम बाद वो वकील जो है जज बन जाता है, ठीक है, जज बन जाता है, इंसाफ की कुर्सी पे बैठ जाता है। और जब वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठ जाता है, आप मुझे बताएं कि दुनिया की किस जगह में हो सकता है कि उसने एक बच्चे के कातिल को बरी किया हो खुद 1 करोड़ लेके, फिर वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के लोगों को इंसाफ दे सकता है? ये आपका कानून है जब आप जज लगाते हैं। अगर इस तरह के जज लगेंगे और इस तरह के वकील होंगे तो पाकिस्तान की इंसाफ बाढ़ ठीक होगा। दूसरी तरफ इन्होंने कहा बात टेररिज्म की। आपको पता है कि टेररिज्म में मेरे वालिद को भी 21 गोलियां लगी। मुझे बताओ, मेरे 2 महीने पहले मेरे घर पे ग्रेनेड हमले हुए, आपने टीवी पे देखा। उससे पहले मेरे पंप पे हमले हुए। मुतवातर हम सालों साल से टेररिज्म की लड़ाई लड़ रहे। जब अमेरिकन फौज आई 52-54 मल कायम फ्रंट अलायंस के तौर पे थे अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान के लिए आए थे? नहीं, हमें कौम को सच बताना चाहिए, वो हमारे पीछे आए थे, हमारे पीछे आए थे, हमें खत्म करने पे आए थे। नक्शों में ये मौजूद है कि पाकिस्तान को हिस्ट्री में नक्शों से हटाया जाएगा। हम क्यों कौम को सच नहीं बताते? वो आपकी फौज थी, वो आपके इदारे थे जिन्होंने आपको नक्शे से बचाया, वो जंग लड़ी, 70,000 लोग शहीद हुए, आपके जनरल्स, ब्रिगेडियर, मेजर शहीद हुए। हम कौम को सिवाय सियासी लड़ाई के ब्लेम गेम के बजाय से सच कुछ भी नहीं बताते। ये वो लड़ाई थी जो चल रही थी, जो 52 मुल्क आए कि पाकिस्तान। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, मेरे साथ शायद जनरल साहब इख्तिलाफ भी करें, जब कोर कमांडर ISI चीफ को कोर कमांडर पेशावर लगाया गया, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। आपको पता है इस मुल्क के गद्दारी से भी बड़ा जुल्म इसके साथ हुआ है। इन्होंने तालिबान के साथ एग्रीमेंट करके उनको वापस पाकिस्तान में 30,000 तालिबान को एंट्री दी, TTP वालों को।
वापस इधर लाके दोबारा टेररिज्म अरूज पे गई, दोबारा हमें थ्रेट्स मिलना लगे, दोबारा हम पे हमले शुरू हो गए, सारा हो गया। बात होती है, पेशी होती है, जज साहब के पास पेश होते, वेलकम कहता है। आप उनसे पूछे जिनके माँ बाप शहीद हुए, आप उनसे पूछे जिनके बच्चे शहीद हुए, आप उन जनरल से, अभी इस वक्त तो इन दोनों आदमियों को मेरे हिसाब से फौरन अंदर करना चाहिए कि आप लोगों ने किस स्टेट पॉलिसी पे ये 30,000 लोगों को इन किया है, आपने कैसे इन 30,000 लोगों को वापस अपने फैमिली। यकीनन ये सारे इदारों को देखना होगा। अनवर रजा साहब, जर्नलिस्ट भी कुर्बानियाँ देते आए हैं, शहीद हुए हैं, हमारे भी अगले महाजों पे भी हुए हैं, लेकिन कहीं से तो सिरा पकड़ना होगा ना यार। देखिए, मैं खुद को चलें अपन अकाउंटेबल समझता हूँ, मैं अपने आप को इदारों के सामने पेश करता हूँ। देखिए, हम सब जो है ना वो कानून के ताबे होंगे, इस मुल्क में कवानीन जो राइज हैं उन पर इम्प्लीमेंट होगा तो तब हम आगे बढ़ सकेंगे। देखिए, ये नहीं हो सकता कि अमीर के लिए और कानून है और गरीब के लिए और कानून है। मनूवरिंग की जाती है, पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, इस निज़ाम को चैलेंज किया जाता है। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, लेकिन चूँकि हमने एक कौम की हैसियत से आगे बढ़ना है और हर शख्स ने अपना अपना रोल प्ले करना है इस मुल्क के लिए, तब हम तरक्की की तरफ बढ़ सकेंगे। और सियासी इस्तेहकाम इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें अपनी सफ़ों में भी झांकने की ज़रूरत है। हम हमेशा बड़ा आसान काम है, सियासतदानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देते हैं, और अब तो ये रिवाज भी बन चुका है कि फ़ौज पर भी तनकीद कीजिए। ठीक है, मैं भी फ़ौज के सियासी किरदार पर बात करता हूँ और उसको सही नहीं समझता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको रायगा कर दें। उन्होंने जिस तरह इस मुल्क को, इन सूबों को जल रखा हुआ है, जोड़ कर रखा हुआ है, उसको भूल जाएँ। देखिए, ये फ़ौज ही है और फ़ौज की वजह से ही आपके ये सूबे हैं ना इंटैक्ट हैं। और जो KPK में इस वक्त दहशत गर्दी की सूरत है वो बिल्कुल यही है कि फ़ौज को कमज़ोर करें। आप जब हम अपनी फ़ौज को कमज़ोर करेंगे तो आपके खुदा ना खास्ता सूबे जो आपसे अलग होने की बात करेंगे। इकॉनमी को कमज़ोर कर दिया। आप देखिए, जब आप माशी तौर पर कमज़ोर होते हैं, भूखे होते हैं, तो आपकी लिखने पढ़ने की, बात करने की, काम करने की सलाहियत बिल्कुल मांग पड़ जाती है। हमें एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बजाय अब बहैसियत पाकिस्तानी अपना अपना किरदार अदा करना है, तब ये मुल्क आगे सर्वाइव कर सकेगा। वो कहा गया ना जनरल साहब कि इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। बुनियान मरसूस बनना होगा। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से फ़ौजी शख्सियात, जर्नैल और आला शख्सियात के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए गए, इस पे भी वो जिस तरह ये अभी कह रहे थे आफरीदी साहब के बच्चे के कातिल को भी करोड़ रुपया लेके और माफ़ करवा दिया। कुछ वकला भी आ गए हैं जी कि कोर्ट कौन से होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, लेकिन जो भी हो, जो जिम्मेदार है सज़ा तो मिलनी चाहिए ना जनरल साहब। जी, इसमें कोई शक नहीं। पहले तो मैं सेनेटर साहब को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने जो एक बात कही ना, जिसको मैं यूं कहूँगा कि अफगानिस्तान बहाना था, पाकिस्तान निशाना था, ये उन्होंने जो लुब्बे लबाब बताया। और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने बात की है उसमें भी दम है कि जिसका काम उसी को साजे। देखें, फौज का काम है इलाके को साफ कर देना, दुश्मनों को जेर कर देना। उसके बाद अगर कोई गुफ्तगू करनी है, कोई नेगोशिएशन करनी है, तो उसके लिए एक्सपर्ट फौज नहीं है, उसके लिए और लोग एक्सपर्ट होते हैं। तो वो उनको लगाना चाहिए था ये काम करने के, जो वो बात कर रहे हैं ना कि अफगानिस्तान के साथ वो बातचीत और ये सब। फिर ये कि जिन इलाकों को साफ कर दिया जाए, वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, उनको वहां जाना चाहिए और वहां डेवलपमेंट वर्क्स करवाएं और सब कुछ। जब वो नहीं जाते तो फिर फौज डेवलपमेंट भी करती है, फौज नेगोशिएशन भी करती है, जो कि उनका काम नहीं है, उनको फिर करना आता नहीं है। मैं जनरल होने के बावजूद मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर मुझे ये कहा जाए कि किसी इलाके की डेवलपमेंट करनी है, तो अगर मैं उस इलाके का रहायशी नहीं हूँ तो मुझे क्या पता कि वहां क्या डेवलप करना चाहिए। और अगर मुझे ये कहा जाए आप फलाने से बात करें, बार्गेन करें, तो मैं तो सीधा साधा फौजी हूं, मैं तो लठ मारता हूं, मुझे क्या पता कि कैसे बात करनी है, कैसे इसको लपेटना है, कैसे शुगर कोटेड बात करनी है। तो उसके लिए हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको आगे लाना चाहिए था वो सब कुछ। तो ये इस तरीके की बातें, ये जो भी आप बात कर रहे थे कि फौज की वाली बात, तो वो मेरे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि देखें, कोई किसी में खराबी तो हो सकती है, कोई भी इदारे में कोई ऊंच नीच हो सकती है और उसके अंदर गुंजाइश हो सकती है रिफॉर्म्स की, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप किसी एक रैंक को पकड़ लें। देखें, मैं किसी को टारगेट ना बनाया। तो मैं जो भर्ती हुआ था तो मैं एज ए कैडेट ही हुआ था, एक सेकंड लेफ्टिनेंट ही आया था फौज में। सब लोग
ऊपर से छतरी से तो नहीं उतरते जर्नैल। Yes. फिर जैसे वो बता रहे थे सेनेटर Process है, through process आते हैं। हमारे जर्नैलों ने कुर्बानियां दी हैं, ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए हैं, यकीनन बहुत सी मेजर जनरल कुर्बानियां शहीद दी हुए हैं, हैं। अल्लाह ताला उन कुर्बानियों को कबूल करे। जनरल जी। साहब थैंक यू वेरी मच। वक्त होता तो मजीद बातें करते ही चले जाते, लेकिन डेफिनेटली आगे भी बढ़ना है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, आप बहुत शुक्रिया। अनुर रज़ा साहब थैंक यू वेरी मच। ये अभी जनरल साहब ने कहा ना कि मैं फ़ौजी हूँ तो मुझे इलाके का नहीं पता और मैं डेवलपमेंट कैसे कर सकता हूँ। एक चीज़ डेवलप कर लें, वो फ़ौजी हो या ना फ़ौजी हो, वो जो भी हो, एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम, इख्तलाफ को भी शाइस्तगी से सामने रखा जा सकता है। ये डेवलप कर सकते हैं जनरल साहबान भी, और ये डेवलप कर सकते हैं सियासतदान भी, और ये डेवलप कर सकते हैं अहले सहाफ़त और मीडिया पर्सनस भी। अल्लाह करे हम ये चीज़ें डेवलप कर सकें। जवाद फैज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।